निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो लहू बहा कर सर को कटा कर, वो नोके नेज़े कुरान सुना कर। लहू बहा कर सर को कटा कर, वो नोके नेज़े कुरान सुना कर। वो जिसकी खातिर हुसैन घर को लुटा रहा है, वही खुदा है। वो जिसकी खातिर हुसैन घर को लुटा रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। बहुत उम्दा। अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। और ख़वातीन हज़रात, रोज़ की तरह नबीहा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर आदिल। मुझे एक एतराफ़ करना है, हर रोज़ हम आपके सामने आते हैं। इस महफ़िल के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, मेहमान होते हैं और आप जानते हैं कि कुछ मरहले होते हैं। आज मगर मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे मरकूज़ है और मैं चाहता हूँ कि आप आज के दिन यानी कि 10वीं रमज़ान के इस रोज़े पे वाक़तन अपना ध्यान भी उसी तरफ मरकूज़ रखें। और मेरा जो आज मरकज़ निगाह है
वो एक ऐसी मुक़द्दरा, एक ऐसी मुहतरमा, एक ऐसी मुअज़्ज़मा, एक ऐसी मलका हैं कि पूरी कायनात में अगर देख लीजिए तो उन जैसी अव्वलियत किसी और को हासिल नहीं। बेशक। ख़वातीनो हज़रात, ये वो खातून हैं जो अव्वल सरकार दो आलम के अक़्द मुबारक में आई। ये वो खातून हैं कि जिन्होंने अव्वलन मेरे सरकार का वो चेहरा और हालत देखी जब उन पे नबूवत का ताज रखा गया। पहली वही आई ऐसा नज़ारा कहाँ किसी और ने देखा होगा। बिल्कुल, और वो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे आका की ढारस भी साबित हुई। सारी जिंदगी रही, मगर उस मौके पे वाकई उन्होंने उनके दिल को जो सहारा दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अव्वलियत की नबिया बात कर रहा हूँ, तो अव्वलन जिस खातून ने पूरी कायनात में मेरे मौला के कलाम पे, उसके हक दीन के ऊपर लब्बैक कही है, वो यही खातून है। और अव्वलियत की मजीद बात कीजिए तो जो अव्वलन सरकार दो आलम की इमामत में नमाज अदा की गई वो भी इसी खातून ने की। अजमतों के कितने ही बाब, कितने ही उन्वान आप कायम कर सकते हैं, मगर आगे चल के जब हमारे पास यहाँ पे हमारे मजहबी स्कॉलर्स आएंगे तो बात मजीद बढ़ाएंगे। फिल वक्त हम आप सबको खुशामदीद कहने के साथ अपने आज के खुसूसी मेहमान को भी खुशामदीद कहते हैं। आपसे कुछ अरसा पहले की बात है, उस वक्त मैं भी कुछ निस्बतन जवान था, हालांकि अब कोई ये बात यकीन नहीं करता, मगर मान लीजिए ऐसा भी हो चुका है। तब दो आवाज़ें बहुत मकबूल हुईं और दोनों आवाज़ें ऐसे लड़कों की थीं जिनका ताल्लुक़ मौसीकी के मुरब्बजा घरानों से नहीं था। वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी सलाहियत के बलबूते के ऊपर गाना गाना शुरू किया और एक इंतहाई मकबूल पॉपुलर म्यूज़िक को जन्म दिया। शायद लिरिक्स भी खुद ही लिखते थे, धुनें भी खुद ही बनाते थे, वीडियोज़ में भी खुद ही आते थे, मगर अल्लाह ने उनको कामयाबी दी और एक बड़े अरसे तक उनमें से एक गुलकार ख़ास तौर पे कामयाब रहा। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी कामयाबी में, और शायद मेरे बड़े ख़यालात क़दामत पसंद हैं, उनकी कामयाबी में एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो पहला पॉप गीत उन्होंने अपने तय गाया, वो पॉप गीत तो होगा मगर दरअसल मेरे परवरदिगार की हम्द थी। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद। मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं, आपने सही कहा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर से स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर। हाँ जी। तो इससे बेहतर हम क्या हो सकती है कि जब दिल के अंदर अपने खुदा को पाएं तो फिर दिल के बाद बाकी क्या रह गया। जो कुछ निकलता है दिल से निकल के बाकी तमाम जिस्म में पहुंचता है। मुझे जब उसका वीडियो भी याद है, बाल आपके अब भी लंबे लेकिन तब बहुत लंबे और घुंघराले और से घने हुआ करते थे। याद है एक खंडर सा था या नामुकम्मल इमारत थी, उसके अंदर आप नहायत वारुस्तगी के साथ और वालेहानापन के साथ उसको रिकॉर्ड करवाया आपने। हाँ जी, और उसका जो थीम भी था ना, मैं बताना चाहूँगा, बल्कि आपने जिक्र कर दिया है, तो उसका थीम ये था कि इसमें एक आदमी था जो कि मिडिल क्लास से था, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने जब देखा इर्द गिर्द के मैं तो आराम से जी रहा हूँ, लोगों का बुरा हाल है, बड़ा गर्क हुआ हुआ है, गुर्बत इतनी है, महरूमी इतनी है, तो वो उससे उसका ज़हन बदल के, तो वो उसने कहा कि नहीं, ये सारा कुछ जो है ना ये अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ इनके लिए भी करना चाहिए, साथ इतनी आसाइशों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये उसका थीम था बेसिकली। तो अमीर गरीब को मैंने दिखाया था उसमें। मैंने दादा दरबार में शूटिंग की, पागल खाने में की, इस तरह की सड़कों पे जो फ़कीर थे उनके साथ की, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। जवान, हमें पता चला कि आपके 2 प्रोफेशन आपने अपने लिए चूज़ किए थे, जिसमें से आपने फिर गुलकारी को चुना अपने लिए। उसकी क्या वजह बनी? आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे, ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी। हाँ जी, मैं पाकिस्तान अंडर-19 जो है उसके अंदर मैं लाहौर ब्लू से खेलता था। तो पेटेंस ट्रॉफी में मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन मैंने उस ज़माने में एफएससी के एग्ज़ाम देने थे तो मैं खेला नहीं। फिर मैंने विल्स कप खेला, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से मैं सिलेक्ट हुआ। 16 जो लोग होते हैं वही पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं, और उसके बाद फिर क्लब की कैप्टनसी की, यूनिवर्सिटी की कैप्टनसी की, कलर था उसका। तो क्रिकेट में काफ़ी कुछ किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया इसलिए क्योंकि आई हैड टू चूज बिटवीन द टू। एंड आई थिंक यू मेड द राइट चॉइस। मेरे ख्याल में जिस कदर आपको मकबूलियत मौसीकी में मिली, शायद क्रिकेट में इतनी ना मिलती। बिल्कुल, आप ठीक That कह was रहे just हैं। the right time when you actually barged into and onto the music scene. आपके ख्याल में एक बहुत आला वक्त नहीं था वो? बहुत अच्छा वक्त था, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ 3 चैनल थे। एक पाकिस्तान टेलीविज़न खुद था, उसमें म्यूज़िक कम आता था। जी हाँ, लेकिन उसके अलावा एनटीएम था और उसके बाद पीटीवी वर्ल्ड था। जी। तो ये जो चैनल थे, इस पे म्यूज़िक काफ़ी होता था, बिल्कुल सही। और एवरीबडी यूज टू बी ग्लू टू दो स्क्रीन्स, क्योंकि देयर वाज नो अदर टेलीविज़न चैनल। बिल्कुल सही। ना जियो था, ना एयर वाई था। तो जब लोग देखते ही सिर्फ ये थे,
तो जो उस पर आके अच्छा गाता था और अच्छे सॉन्ग्स बनाता था वो पूरे पाकिस्तान में चला बहुत अच्छी रिसेप्शन मिलती थी। फ़ातिमा हुज़ैफ़, मैं आपको एक बात बताऊं, और नबिहा मेरे साथ इस पर मुत्तफ़िक होंगी, और मेरे मेहमान भी, और मेरे ख्याल में आसिफ चिश्ती साहब भी। हम जब यहाँ बैठे होते हैं तो आप सिर्फ हमें देख सकते हैं, आप हमारे सेट को सूंघ नहीं सकते। अगर सूंघ रहे होते तो यकीन कीजिए सैयदा हुमा किरमानी के दस्तों गरिमा को पकड़ लेते कि बीबी अभी रोजे में 2 घंटे हैं और तुमने क्या इश्तिहार शुरू कर दिया। हमारे किचन में इस वक्त वो हमारे लिए इफ्तारी का सामान पकाना शुरू कर देती हैं, और जो शुरू के खाने की खुशबू है वो सब तरह पागल करती है। और हुमा जो है जिस दिन बड़ा देगचा ले आती है, मैं समझ जाता हूँ कि आज चावल पके ही पके, और जिस दिन तवा ले आई हैं आज बहुत बड़े साइज तो ये रोटियां नहीं लगती इस तवे के ऊपर, इस तवे के ऊपर कोई ना कोई तवा चिकन या तवा की किसी और चीज का कोई ना कोई इस्तेमाल शुरू हो जाता है। वाकई बिल्कुल। आज क्या बन रहा है हुमा? आज चिकन पीस बना रही हूँ, तवा चिकन पीस बन रहा है और बड़ा स्पेशल होगा इफ्तारी में। अब कल पता चलेगा कैसा लगेगा आप लोगों को, लेकिन कोशिश है जी। लेकिन उसके साथ दही भलियाँ भी बना रही हूँ, और उसके लिए भी मैं मिट्टी के जो है बाउल ले आई हूँ, ताकि थोड़ा रिफ्रेशिंग सी और थोड़ी अपने जो है ना कल्चर के पास की सी फीलिंग आए। तो देखिए हम आपको कैसे लगता है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, मुझे आपके बारे में एक शक है, वो वाला नहीं, दूसरा शक मैं बताता हूँ। वो शक ये है कि किसी पोल्ट्री के बहुत बड़ी एसोसिएशन की तुम मेंबर हो। जितना मुर्गा यहाँ पकता है, खुदा की कसम, कल क्या था चिकन सज्जी, परसों क्या था चिकन बिरयानी, आज क्या है चिकन तवा। यकीन कीजिए खुदा के लिए, क्या बकरे खत्म हो गए हैं या मिलते नहीं? हुमा किसी ने मेरे कहने पे ना मटन भी बनाओ। ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी बात आपको अर्ज करूं। मलिका तरन्नुम नूर जहाँ एक बेइंतहा समझदार खातून थी। आपको पता है कि जहानत उनकी मौसीकी का सिर्फ एक पहलू था। उससे एक दफ़ा किसी ने उनसे पूछा, ये 70s की बात है, कि मैडम आप रोज़ाना किसी को कसूर भेज देती हैं देसी मुर्गियाँ लाने के लिए, और वो 8-10 ऐसी मुर्गियाँ आके मैडम पकवाती थी, ख़ास तरीके से पुजी हुई मुर्गी उसको कहा जाता था। तो ये ना किया करें। अब तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी शेवर मुर्गियां आ गई हैं। उस ज़माने में फार्मी मुर्गी को शेवर मुर्गी कहते थे। एडियां एडियां पट लत्तां ते एडे एडे मोटे पट ते एडा सीना मुर्गी दा। ते मैडम ने बड़े आराम से कहा, मैं पता कराया है, जिस मखलूक दी तखलीक च मुहब्बत नूं दखल ही नहीं, ओदे गोश्त च केड़ी तासीर होनी है। चिश्ती साहब मेरी बात को समझे हैं? मैडम कहने लगे, लो ताल आके ते बिजली फेर के ते आंडे चो चूचा काट लेंदे ने। या मेरे मौला, समझ आइए मेरी बात के साथ ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक में हम जरा बात को समझते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बात होगी ना भैया को समझ आ जाए बात। वक्फा लेना पड़ता है हमारी ट्रांसमिशन में, लेकिन आप घबराइए मत। हमारे जो मेहमान जिनसे मुलाकात का आपको इंतजार, लेकिन गिला मैंने करना है, न्यूज़ चैनल तो है, मगर हमारे वजीर आजम को भी हर रोज़ खिताब करने की सूझ जाती है। अरे किसी किसी दिन वक्फा दिया करें। इमरान खान साहब रोज़ाना बहुत बोलेंगे तो लोग बहुत कम सुनेंगे। हफ्ते में एक दिन रख लीजिए जिस दिन आप खिताब किया करें, बाकी 6 दिन काम किया करें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप फरमाइए। मैं फरमा रही थी कि लोगों को इंतज़ार था कि हमारे मेहमान कहीं चले ना गए हों, लेकिन हमने उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है। वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, सेट में हैं, हुमा भी कुकिंग कर रही हैं। तो जवाद साहब अभी खान साहब आए थे तो तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। जब आप ये बात सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है? कि ये सबसे बड़ा झूठ था। ये जो मैंने दौर गुजारा है, जितना जवानी का या अब जो भी मेरी इस वक्त उम्र है, मैंने इससे बड़े झूठ नहीं सुने किसी के मुंह से आज तक। और मैं चाहूँगा कि वो ये कर सकें जो कहते थे, लेकिन नज़र नहीं आता होते हुए। अच्छा, आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप क्या इस्लाहात या क्या चेंजेस या क्या तब्दीली लेकर आएंगे? अच्छा, लेकिन हमारी पार्टी में एक फ़र्क है। मैं वज़ीर आज़म ना तो बनना चाहता हूँ ना बनूंगा। हमारी पार्टी आम लोगों को सियासत में लेके आना चाहती है। जैसे लेबर पार्टी है इंग्लैंड में, जैसे आम आदमी पार्टी भी आई है इंडिया में। हम चाहते हैं कि लोग इस तबके से, जो कि पिसा हुआ तबका है, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त इज़्ज़त अपनी बचा रहे हैं, उनके नौजवान जो हैं, लड़के लड़कियां, वो आएँ सियासत में और इनको टफ़ टाइम दें। जहाँ जहाँ पर भी लड़ें, जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, ये उनके सामने जाके खड़े होकर लड़ें। और आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा सियासत इस तरह तब्दील होगी, क्योंकि तबकाती सियासत नहीं होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान ऐसे रहेगा क्योंकि जब तक ये लोग बैठे रहेंगे हमारे ऊपर, ये हमारे लिए ना कवानीन बनाएंगे। मुझे यकीन नहीं है कि क्या वो भी एक एक्सपेरिमेंट और मॉडल कामयाब होगा। हमने MQM की शक्ल के अंदर एक आम आदमी को, एक ऑर्डिनरी आदमी को सियासत में लेकर आए, और उसके बाद हमें मिला क्या उस सियासत में? बदतरीन दहशतगर्दी, इस कदर गुस्सा, इस कदर बोरी बंद लाशें, इस कदर कटे हुए इंसान, इस कदर आग और जले हुए बदन, कि मैं कहता हूँ या मेरे मौला, आम आदमी वहीं रहे जहाँ पे है खुदा के लिए। दरअसल मैं अभी ये बात जो है ना, मैं पार्शियली बिल्कुल एग्री करता हूँ, हुआ इससे हकीकत है
लेकिन मैं समझता हूँ उसकी एक रीज़न भी था उसका, उन्होंने लसानियत को अपना मौजू बनाया था। सर आम आदमी तो कोई ना लसानियत कोई, को। सर देखिए लसानियत को कोई ना कोई चीज़ तो बनाएंगे, इलाकाइयत को बना लेंगे। नहीं, इलाकाइयत भी गलत है ना डॉक्टर साहब। बात यह है, तबकाती बात करें पूरे पाकिस्तान में करें, असल में ना तो मुहाजिर, ना पहाड़ी, ना पंजाबी, ना बलोच, ना सिंधी, ना पख्तून। असल बात यह है कि ये अमीर गरीब का मामला है, और अमीर हर जगह मौजूद हैं, गरीब हर जगह मौजूद हैं। थानों में जो लटके हुए हैं उल्टे और उनको मारा जा रहा है, वो चाहे बलोचिस्तान में हो चाहे पंजाब में हो, वो गरीब को मारा जा रहा है। तो और जो मार रहा है वो बेचारा जिनका आला कार है वो अमीरों का है जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये अमीर गरीब का मसला है, और ये सियासी मैदान में ये जद्दोजहद और ये जंग जो है ज़रूरी होना है। ये मैं सड़कों पे नहीं चाहता, मैं कोई वायलेंट आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये सियासी मैदान, हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, हमारे सारे इदारे मौजूद हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी की वहाँ पे ना कोई गुजर बसर है, ना उसकी कोई वहाँ दाखिला है। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही। और MQM मैं फिर कहूँगा, मैं उनकी शुरू की सियासत अगर आप उसका पूरा देखें भी, जिस तरह की उठान थी तो वो बड़ी अच्छी थी। हुआ ये है कि जब उन्होंने अपने आप को मुक़य्यद कर लिया कराची हैदराबाद में और सिर्फ मुहाजिर की बात करनी शुरू कर दी, तो बहुत से लोग उनसे आहिस्ता हटने शुरू हुए। अच्छा, एक और बात फिर आपको उनको बताऊं? फैशिस्ट होना पड़ा। आपकी बात से मैं उन्होंने बिल्कुल पैसे एग्री फिर करता हूं। एक बात आप दो बंदों के अंदर मुश्तरक है, आप तकरीबन आगे पीछे आए, आप और इब्रारुल हक, और आप ही दोनों वो गुलकार हैं जिनको पहली दफ़ा ये हिम्मत हुई कि वो मेन स्ट्रीम सियासत में आए। आपको लगता है कि इसमें कोई खास वजह है या इट इज़ जस्ट बाय कोइंसिडेंस? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो देखें, मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो पहला गाना था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, जी जी, उसमें भी अमीर गरीब की बात थी। मेरे जुपिटर्स के अंदर जब मैं गाता था तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो आप उनको इंटरव्यू कर लें, वो आपको बताएंगे कि इसने सियासत करनी थी। और जो मुझे अब, क्योंकि मेरे वालिदैन दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, ठीक है, बिल्कुल। और मैं बड़ा संजीदा आदमी था अपने घर में, मेरे सारे बहन भाई बड़े मतलब बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं ज़रा संजीदगी से देखता था चीज़ों को। ठीक है। और मैं, बहुत लोग मुझे ये भी कहते थे कि आप ज़्यादा हंसते क्यों नहीं हैं, आप ज़्यादा, आपको प्रॉब्लम क्या है वगैरह, ये अपना अपना नेचर होता है। जी, मैं सियासत करना चाहता था, मेरे दरवाज़ों पे हमेशा से आप इंक्लाइन दीवारों पे लिखा होता था कमरे की। अच्छा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपकी बात मार्कर से ना मैं लिख देता था चीज़ें। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताइए, एक मेरे ज़माने में, मेरे ज़माने का मतलब जब मैं बहुत जवान था, एक बैंड होता था जुपिटर्स, जिसका आप भी हिस्सा थे, अली अजमत भी उसका हिस्सा थे। सर जुपिटर्स का नाम जुपिटर्स क्यों था? मैंने पूछा एक दफ़ा नईम सईद साहब से, जो कि उसके वो थे, हमारे बड़े थे हमारे, मैं तो उधर गाता था ना, तो वो इंसिग्निया उनका था, वो ही ओन्ड दैट इंसिग्निया बेसिकली। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं इस दिन बैठा हुआ था, तो मैंने नाम चूज़ करना था बैंड का, तो मैंने डिक्शनरी खोली, तो मैं देखता गया तो मुझे जुपिटर नजर आया, जुपिटर। तो मैंने कहा जुपिटर क्या है, तो ये उनकी अपनी वो थी, तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। उन्होंने कहा यार ये अच्छा है, लेकिन चूंकि हम तो बहुत सारे हैं तो इसलिए हम जुपिटर्स कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बड़े ऐसे कहना इसमें सब जुपिटर्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बताइएगा। अच्छा, एक तो शिकवा आपसे ये है कि अभी हम चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा सुने, लेकिन मेरे ख्याल से आप शायद ज़्यादा सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। किसान तहरीक से मुतल्लिक आपका गाना हुआ, वो बड़ा मकबूल हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में हुआ, भारत में भी हुआ। तो एक तो थोड़ी सी गुड न्यूज़ बताएगा कि आने वाले वक्त में आप कुछ म्यूज़िक पर भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ एक नाम पूछूंगी म्यूज़िक इंडस्ट्री से मुतल्लिक, कौन आपको लग रहा है कि फ्यूचर जनाब इसका है? कोई फेवरेट गुलकार या गुलकार आज के दौर? अच्छा भाई, मजे की बात पता है कि खातून जब सवाल पूछने पे आती है ना, तो सवाल नहीं पूछती, सवालनामा पूछती हैं। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि पूरा पेपर दे दिया, ये 7 सवाल हल करके दीजिए और आपको ऐसे 2.5 मिनट बिल्कुल बाकी। और क्या ये बताइए कि म्यूजिक कैसा कर रहे हैं, ये बताइए कि कैसा रहा किसान तहरीक, ये बताइए कि फ्यूचर किसका है, और एक गुलकार का नाम बता दीजिए, एक गुलकार या गुलकार है, और आगे खुशखबरी बता दें। करके हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है मुश्किल से 2.5 मिनट देते हैं, उसमें तुम पर्चा सवाल जल्दी से ज्यादा सारे सवाल आप पूछना मैं चाहते एक करके ब्रेक करता हूं। आप ये बताइए कि आपका इस वक्त आपकी नजर में सबसे प्रॉमिसिंग गुलकार कौन है? प्रॉमिसिंग या पहले से एस्टैब्लिश जो है? वैसे तो देखें, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है ना इस इंडस्ट्री में, जो मैंने नियर फ्यूचर रिसेंट जो मैंने डेवलपमेंट देखी है, वो ये देखी है कि बड़े ट्रेंड लोग जो है ना मौसीकी में एंटर हुए हैं। अब मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं तो आर्ट को बेचता रहा हूँ ना, मैंने तो उससे पैसा भी बनाया है थोड़ा बहुत ताकि ज़िंदगी गुजार सकूं, तो लेकिन मैंने इसको बड़े प्यार से कोशिश की है। मुझे इतना आता नहीं था म्यूज़िक, लेकिन मैंने चूँकि प्यार से किया म्यूज़िक, तो मुझे दिल करता था कि मैं उन लोगों को इसमें आते देखूं जो एक्चुअली जिनके पास हुनर है, और मुझे नज़र आता था। अब देखिए ना, मैडम नूर जहाँ, फिर मेहदी हसन, फिर सलामत अली ख़ान, फिर तोफैल नियाज़ी,
आप इस तरह के लोगों को सुने, मैं तो मेरे तो आंखों से आंसू आ जाते हैं अगर मैं इनको एक्चुअली बिल्कुल सुन। वाकई होना तो चाहिए। जब अब रोशन आरा बेगम, बेशक, तो जब आप सर यहाँ एक सेकंड रुकिएगा। जी, नबिया तो मुझे मेरे लगता है साथ बेहतर बैठी। लोग आ रहे हैं। नबिया सवाल बहुत करती है, अगर आज इजाजत हो तो एक सवाल आपसे कर लूं। रोशन आरा बेगम साहिबा के बारे में 2 जुमले इरशाद नहीं, फरमाइए। मैं आई डोंट अरे, नो, देखा- आई देखा डोंट नो सवाल। अबाउट। नबीहा, मेरी जान पता है बात क्या है, ये बात कोई तंग करने के लिए नहीं की। मैं चाहता हूं कि आज इन्होंने इनका नाम लिया, कितने दिनों बाद मैंने मलिकाए मौसीकी रोशन आरा बेगम साहिबा का नाम सुना है। किराना घराने की और रतन संगीत खान साहब, अब्दुल करीम खान साहब की शागिर्द, और कहाँ रही सारी जिंदगी लाला मूसा। लाला मूसा में ही मदफून है। उनको मलिकाए मौसीकी कहा जाता है। आप यकीन कीजिए, ना मलिका तरन्नुम नूरजहां का नाम लिया। जब वो लाहौर तशरीफ लाती थी तो मलिका तरन्नुम एहतमाम के साथ उनकी मेज़बानी करती थी। जी, और उसके बाद रात को जब खूब खिदमत कर लेती थी तो कहती थी, बीबी जी कुछ सुनाओ। और जब वो सुनाती थी तो थोड़ी देर बाद मलिका तरन्नुम भी एग्जैक्टली वैसा गाती थी। तो मलिका मौसीकी कहती थी, नूरजहां तू ते स्याही चाटे ब्लॉटिंग पेपर हो। सर, मैंने आपकी रियायत से और नबीहा की रियायत से उनका जिक्र किया है। सर, बड़ा बंदा जिस मर्जी फील्ड में हो वो इमाम होता है, उसका जिक्र बिल्कुल, करना बुरा नहीं। जी आप फरमा रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड सेट कौन करता है, और दूसरी बात ये कि उन स्टैंडर्ड जो जिनको सेट किया जाता है उनको हुकूमत, रियासत या आपके जितने भी अदारे इस तरह के होते हैं, सकाफती इदारे, वो उनको स्टैंडर्डाइज करते भी हैं कि नहीं करते। ये उनकी जो है ना, उनका फ़र्ज़ है। हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे कर दिया। मैं मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अगर कोई लड़का लड़की मुझे देख के मौसीकी करने की कोशिश करेगा तो उसने तो टच ही मुझे करना है। उसके लिए एक्सट्रीम क्या ये है, बात कही है कि उसका स्टैंडर्ड ही बार कितना उसने कम या मुझे ऊपर टच कर जाए। लिया तो वो ठीक हो गया। सही। उसको बताना चाहिए कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये लोग हैं जो असल हैं। इवन अगर आप इंडिया में देखें तो किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, वो कोई आम सिंगर नहीं थे। बेशक। वो प्लेबैक सिंगर थी, तो वो तो ट्रेंड सिंगर से, सेमी क्लासिकली ट्रेंड। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में इन्हतात है, एक डिटीरियोरेशन है, जो ज्यादा वजह उसकी कंज्यूमरिज्म है। बिल्कुल। लेकिन नाम आपने फिर भी नहीं लिया है क्या? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो एक बहुत आला सिंगर है, शफकत सलामत अली, बहुत आला सिंगर है। अभी वो मुझे बड़े अच्छे लगते भी हैं क्योंकि मेरे सलामत अली खान साहब के बेटे हैं। दूसरे जो हैं वो एक साहब हैं जो इंडिया में आजकल बहुत गा रहे हैं। मैं एक सेकंड में उनका नाम भूल गया हूँ। हैं पाकिस्तानी? हाँ जी, पाकिस्तानी। आतिफ असलम? नहीं जी नहीं, क्लासिकल हैं। क्लासिकल हैं। शुजात अली खान? नहीं, इन्होंने इंडिया की फिल्मों में भी बड़ा गाया है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं एकदम। राहत फ़तेह अली खान इंडिया की फिल्म में बहुत नहीं, अच्छा राहत गाया। फ़तेह अली खान तो चले हैं ही ना, और शफकत सलाम अमानत अली भी हैं। सर, आप बशीर साहब का जिक्र तो नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल। मैं पूरा नाम बताएं ना। सर, अकबर अली के बड़े भाई हैं जवाद बशीर, जावेद बशीर। जावेद जावेद बशीर जो है ना, देखिए ये बिल्कुल आज का सॉटी बन गया है, ये रमजान ट्रांसमिशन नहीं है। मगर चौथे सवाल पे मैंने जीत लिया। नबिया, लो निकालो मेरा इनाम। आपका मैं वो वैसे कब बात आपका बताऊं, होगा? डॉक्टर साहब ये जो जावेद बशीर है ना, जी जी ये कोई और ही दुनिया की चीज है। सर, कमाल है। और इनके छोटे भाई अकबर अली, ये भी कमाल आदमी है। सर, आज इतने अच्छे लोगों का जिक्र किया, सब नबिया के जानने वाले। नबिया तो अक्सर सुनती ही जावेद बशीर साहब को और अकबर अली को। वाकई ख्वातीन हज़रात, हमें बेइंतहा खुशी है, हमें वक्त कम मिला, लेकिन जवाद से मिलके, इनको सुन के हमेशा मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि कम से कम एक पॉप सिंगर है जो मेरा एज मेट भी है। बाकी सब मुझसे छोटे हैं। एक वक्त आता है नबीहा, और एक वक्त होता है जब सब आपसे बड़े होते हैं। चंद साल गुजरते हैं और सब आपसे छोटे हो जाते हैं, आप सबसे बड़े हो जाते हैं। मुझ पे आजकल ऐसा वक्त है, मगर कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे बहुत बड़े हैं। ख्वातीन हज़रात, हम आपका बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हुए अगली ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रेक के बाद आज क्विज कंपटीशन में हमारे सारे मेंबर्स क्या करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रहिएगा। होने को है, और एक ही बात बार बार आपको बताई जाती है कि अगर हाथ धोते रहेंगे तो जिंदगी से खुदा न खास्ता हाथ नहीं धोएंगे। आज भी मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जहां बाकी तमाम एहतियातें और SOPs को आपने फॉलो करना है, वहां अपनी और अपने घर वालों और अपने इर्द गिर्द के मुतल्लिकीन की जिंदगी को बचाने के लिए और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए मुख्तसर सी बात है कि हर थोड़ी देर के बाद, खास तौर पे बाहर से आने के बाद, खास तौर पे नोटों को हैंडल करने के बाद, खास तौर पे गाड़ी चलाने के बाद, जब भी घर एंटर करें, सबसे पहले आके डेटॉल के उम्दा तरीन हैंड वॉश लोशन के साथ अपने हाथ ऐसे धोएं, उंगलियों के दरमियान
हथेलियां, कलाइयों तक, ताकि आपकी वजह से कोई जरासीम, कोई वायरस आपके घर में ना आए, वरना यकीन कीजिएगा इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूं और शाम को क्लिनिक करता हूं, यकीन कीजिए कि एक अलग जगह पे हम तमाम फीस के पैसे जमा करते हैं। हाँ, आप लोग बुरा मनाएंगे तो भैया अगर डॉक्टर फीस ना ले तो खाए कहाँ से, मनोसलवा उसके लिए नहीं उतरता। तो जो फीस के नोट होते हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी कंटेमिनेटेड चीज़ है जो मेरे घर में आती है। हमने उसके लिए घर से बाहर एक जगह रखी हुई है। मैं उस पर अंदर लाने से पहले तमाम नोटों के ऊपर एक खास चीज स्प्रे करता हूं दोनों साइडों से। और वो स्प्रे क्या है? वो स्प्रे है डेटॉल का ये वाला डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। आपने किसी भी चीज को अगर सैनिटाइज करना है तो उसको सामने रखकर उस पर यूं करके ये स्प्रे कीजिए। उसकी सरफेस पे जितनी भी जरासीम होंगे और वायरसेस होंगे वो 99% मर जाएंगे और एक खुशबू भी ज़्यादा होगी। उसके बाद जब आप समझते हैं कि वो डिसइंफेक्ट हो गई है तो फिर अपने घर के अंदर लेकर आइए, अपनी वर्क सर्फेसिस के ऊपर, अपने बुजुर्गों के करीब जो उनका साइड टेबल पड़ा है, जहां उनकी ऐनक वगैरह पड़ी है, सफाई करने के बाद अगर आप उस सरफेस के ऊपर ये स्प्रे कर देंगे तो मुझे यकीन है कि आप ये समझ जाएं कि आपने उनकी एनवायरनमेंट को जर्म फ्री और वायरस फ्री बना दिया है। और जहां तक डेटॉल की इस बोतल की बात है, अब ये प्लास्टिक की हो गई है और लाइट हो गई है। मेरे ज़माने में, मेरे बचपन में ये शीशे की होती थी, मगर निशान वही था कि तलवार के निशान वाली डेटॉल। किसी भी चीज़ के अंदर एक खास डाइल्यूशन में मिला दीजिए। उसके बाद अगर आपने पोछा फेरना तो पोछा फेरिए, अगर आपने कोई चीज़ साफ़ करनी तो साफ़ कीजिए, ज़ख्म साफ़ करना तो ज़ख्म साफ़ कीजिए, नहाने के पानी में मिलाना है तो ये मिलाकर नहाइए। आप देखें कि कैसी ताजगी और कैसी सफाई का एहसास होगा। हुमा मेरे साथ खड़ी हैं और खुशबुओं के मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि बड़ी मुश्किल से मैं अपने मुंह में आने वाले पानी को जब्त करके रोका हुआ है। हुमा ने आज अपने तवे के ऊपर बनाए हैं तवा चिकन पीस, और ये थोड़े से मुख्तलिफ बनाए हैं क्योंकि इसके अंदर आपने मिचल्स की टमाटो पेस्ट को भी शामिल किया है और मिचल्स की गार्लिक जिंजर पेस्ट को भी, और उसकी खुशबू ऐसी किस्म की। अच्छा हुमा, आपके जो चिकन तवा चिकन है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको पता है लाहौर में एक दही के मसाले में लीमू के कतरे काट के और सब्ज मिर्चें इतनी सारी डाल के तवा चिकन बनाया जाता है। बिल्कुल, और बनाया मैंने वैसे ही है। मेरे पास आज फ्रेश लेमन थे नहीं, और लेमन का रेट रमजान स्टार्ट होते ही आपको पता है कि बेशक, मगर एक बात बताऊं आपको तमाम लोग जो एक तंग हैं कि आपके पास लेमन महंगे हो गए हैं। मिचल्स वालों का लेमन जूस बोतल में आता है जो स्क्वीज हुआ है, और मैं दूर कहां जाऊं, ये पड़ा हुआ है। हालांकि इसका जिक्र हम बहुत करना चाहते हैं। मैं तो रोजाना जो खाना ये बना के जाती हैं इसको हिलाकर अच्छी तरह ऊपर लीमू का रस डालता हूं और बेपरवाह होता हूं कि असली लीमू का जो मर्जी भी रेट है, मिचल्स का लेमन जूस अभी तक बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है। जी, आपने वो डाला? बिल्कुल जी। और गार्लिक, सबसे पहले प्याज थोड़ी सी मैंने ब्राउन कर ली थी थोड़े से ऑयल के अंदर, जो हमारे पास कश्मीर वाला ऑयल है। उसके बाद जो मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो मिचल्स का था उसको थोड़ा सा ब्राउन किया, साथ में टमाटो पेस्ट, थोड़ा सा जीरा जो है हाथ से क्रश करके थोड़ा सा उसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। चिकन जो था मैंने टिक्के की मैरिनेशन करके उसको ओवन में ऑलरेडी कुक कर लिया हुआ था, हाफ कुक किया हुआ था। बिल्कुल हाफ कुक किया हुआ था। उसके बाद मैंने इसको साइडों पे, ताकि उसके सेक से जो है तवे के ऊपर चूंकि हीट रहती है उसको पलटती रही, ताकि जो बाकी उसका कुक होने वाला रह गया वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मसाले में जी उसको टॉस किया, दही जो है फेंट के वो अच्छे से मैंने उसके ऊपर डाला था। एक बात मैं यहाँ पर रुकूं, वो तमाम लड़कियां जो भी बहुत सलीकामंद नहीं है, और नबीहा आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, लेकिन कैमरा नहीं आ रहा मेरे तक। बस आवाज आनी चाहिए। उनको बताना ये था कि चिकन जल्दी पक जाता है, आप लोग तेज आग पे पकाते हैं इसलिए वो ऊपर से कुक हो जाता है लेकिन अंदर से रॉ रह जाता है, खासतौर पे हड्डियों तक वो हीट नहीं पहुंचती। इसलिए जब भी आप ऐसा चिकन बनाएं या रोस्ट चिकन बनाएं, पहले उसको हाफ कुक करके रख लें और फिर स्लो कुकिंग, यानी कि सर तवे के साइड पे हल्के हल्के सेक में। ये आज हुमा से नहीं, मुझे आज आपसे रेसिपी के लिए वॉइस नोट आपको मैं भेजूंगी। मैं बिल्कुल, आप फिक्र ना कीजिए बेटा, मैं तो रोज देने के लिए तैयार हूं। तो पकाने वाली बनो और वो खिलाने वाली बनो, ऐसी क्या बात है। तो आपने दोबारा इसको जो मसाला बनाया उसमें टॉस कर लिया, अपने जायके के मुताबिक आप नमक और मिर्च, काली मिर्च ऐड कीजिए, हरी मिर्च है, अदरक है, वो गार्निश में इस्तेमाल कीजिए, और अभी इसको सर्व करेंगे। अच्छा, लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसमें कमी, जो वाकई हुमा ने माना है कि इसमें अगर कतले कटे हों लेमन के और सब्ज मिर्च भी ज्यादा कटी हो तो इसमें वाकई लुत्फ ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मैं ये बना हुमा, मैं तंग कर रहा हूँ, तो मैं बीच में थोड़ी सी बाजारी दही फेंट के जरूर डालूंगा, उससे जरा मसाले का रंग भी हल्का रहता है और जायका भी बड़ा अच्छा। मैंने ऐड किया है दही भी इसके अंदर। बताया तो नहीं है, वो तो मैंने अब याद कराया तो तुमने मुझे बताया। अच्छा बताया, वाह वाह। अच्छा, उसके अलावा जी दही भलियाँ आज मैंने कहा थोड़ी हो जाएं, और वो जो है उसके साथ आलू बुखारे की चटनी है, भलियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले लें। थोड़े भल्ले नहीं बना रहे आज हम, छोटी जो भलियाँ रेडीमेड होती हैं उन्हीं को पानी में या दूध में अगर आप उसको भिगो लेंगे तो उसका
ज़रा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा जी। आलू डालें, थोड़े चने उबले हुए डालें, जो सलाद था उसके साथ प्याज है, टमाटर है, थोड़ी बंद गोभी ऐड कर लीजिए, पुदीना हरा जो है वो अफ्तारी की डिशेस में अपनी ज़रूर शामिल कीजिए, वो बारीक चॉप करके साथ में वो मैंने ऐड किया। आलू बुखारे की चटनी थी जी मेरे पास, वो मैंने एक बात बताऊं, हर चीज़ के लिए सलीका चाहिए होता है। भलियां बाजार से बनी हुई मिलती हैं, लेकिन भलियों को यूं तर्क करने के लिए भी सलीका और अकल चाहिए। और अकल ये चाहिए कि पानी खौलता हुआ पानी हो, उसमें भलियां डाल के नीचे आग बंद कर दें और थोड़ी देर के इसको ढांप दें। आप यकीन कीजिएगा, जो भलियों के अंदर एक छोटी सी गुठली रह जाती है और जो पूरी तरह फूलती नहीं है, जब ढक्कन खोलेंगे तो भाप की वजह से, गर्म पानी की वजह से भलियां दुगनी होकर फूल के ऐसी नरम हो जाएंगी जैसे अभी अभी बनी हैं। वरना यकीन कीजिए, भली को भी नरम करने के लिए ये तरकीब इस्तेमाल ना करेंगे तो भली सख्त रहेगी। और उसके बाद हल्के हाथों के साथ भली को निचोड़ लें ताकि उसमें से एक्सेस पानी और गर्म पानी निकल जाए। उसके बाद आप जब उसको ठंडा हो जाए तो फिर भलियां नीचे फैला के ऊपर दही डालें और उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दें और चमचा ना हिलाएं ताकि भलियां रहें, भलियों का कीमा ना बन जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आगे हम बेसन की भी भलियां जो हैं वो खुद से बनाएंगे और उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो आपने आलू बुखारे की चटनी डाली है, मैं अमूमन इसमें इमली की चटनी डालता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आलू बुखारे की चटनी भी बड़ी मजे की लगेगी। अच्छा, आलू बुखारे की चटनी के लिए मैं जल्दी से बता दूं कि आलू बुखारा और चीनी आपने बॉयल होने के लिए रख देनी है जी। इसके अलावा देसी फूल जो हैं, आपको मेरे तो लगे हुए थे नीचे लॉन में, तो मैंने जो देसी गुलाब होता है थोड़ी सी उसकी पत्तियां गार्निश में इस्तेमाल की। उसके अलावा पिस्ता जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है साथ में वो। मेरे ख्याल में भलियां सारी एक तरफ और चटनी सारी एक तरफ, बजट बिल्कुल आउट हो रहा है वाकई। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, इस कदर मजे की चीजें हमने यहाँ देखी हैं। मिचेल्स की प्रोजेक्ट से भी आपको रोशनास करवाया है। वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं सिर्फ एक वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है मीज़ान की अल्ट्रा रिच टी। हर प्याली दिल वाली, और दिल की बस्तगी के लिए, दिल को बढ़ाने के लिए, जो ही इफ्तार ख़त्म होती है और ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, एक एक प्याली कौन नहीं पीता होगा मीज़ान की दिल वाली। हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। क्विज मुकाबले की जानिब हमारी ट्रांसमिशन बढ़ रही है। क्विज मुकाबला में 2 राउंड्स होंगे। पहले राउंड में कुछ सवालात पूछे जाएंगे, एक कोई शख्स आउट होगा और उसके बाद होगा बजर राउंड जो कि इनाम का हकदार होगा। जो कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है, तारुफ में उनका करवाऊं। शहरियार सिकंदर मौजूद है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, नदीम मुश्ताक है पंजाब यूनिवर्सिटी, और नवाजिश रहमान यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। शुक्रिया। तो जनाब आप तैयार हैं? तो पहला सवाल आपके लिए शामिल करते हैं। बताइएगा कि वो कौन से पैगंबर थे जो इल्म नजूम में माहिर थे? हजरत हूद जी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। गलत जवाब हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सखर बेराज। हजरत सुलेमान किन के बेटे थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है। ये बताएगा कि पाकिस्तान का कुल कितने फीसद रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है? 30%। जी, 30%। गलत। अब मैं आपसे सवाल करूं, जल्दी जल्दी जवाब देना है। मुझे ये बताइए, ग़ज़वा बदर किस महीने में पेश आया? रमजानुल मुबारक। रमजानुल मुबारक की किस तारीख को ग़ज़वा बदर पेश आया? 17 रमजानुल मुबारक। वेरी गुड। ये बताइए, यौम फुरकान किसे कहा जाता है? पास। ग़ज़वा बदर के दिन को 17 रमजान को यौम फुरकान कहा जाता है। अगला सवाल, अगले साल जाइए। ठीक है, अगला इनसे सवाल हो गए, इनसे बताएगा। 6 सवाल हो गए, आप तो 6 जी, सवाल ठीक अगले है। कर रहे हैं। बताएगा वही सवाल कि पाकिस्तान का कुल कितने फीसद रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है? अगर आप दुरुस्त जवाब दे पाए इसका। 61। गलत जवाब गलत। दिया। ये बताएगा कि इंडोनेशिया में कौन सी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है? इंडोनेशियन। हाँ। किस पैगंबर की कौम पत्थरों की बारिश से तबाह हुई थी? हजरत लूत। जी बिल्कुल Correct। ठीक है। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अराकीन की तादाद बताइएगा। गैर मुस्तकिल। डॉक्टर साहब आप सवाल। अच्छा, अब जरा मैं आजकल की बात करता हूँ आपसे। ये बहुत पुराने दिनों की बातें हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बरतानवी शाही खानदान के एक मुमताज फर्द की हाल ही में वफात हुई है, वो कौन है? ये बरतानिया की बरतानवी शाही खानदान, मैंने आपको बताया उनमें किस फर्द की हुई है। अगर नहीं पता तो पास कर दीजिए। पास। प्रिंस फिलिप्स की, जो कि मलिका खबरों में एलिजाबेथ बहुत के चर्चा रही है शौहर वो हैं। तो। खुदा के लिए बहुत ये तो चर्चा रही है आजकल की बात है। आजकल की, बिल्कुल। हाँ जी। ये बताइए कि इस वक्त बरतानवी तख्त पे कौन तख्त नशीन है? बरतानवी शाही तख्त पे कौन तख्त नशीन है? पास। ये बताइए कि बरतानिया के तख्त का वली अहद कौन है? पास।
भाई कुर्बान जाऊं तुम पे, इंटरनेशनल नॉलेज पे खत्म है तुम पे वाकई। और पाकिस्तान से मुतालिक कुछ पूछ लें? मैं आपको ये बताऊं, बरतानवी तख्त पे मलिका एलिजाबेथ सानी तख्त नशीन है, उनके वली अहद का नाम प्रिंस चार्ल्स है, लेडी डायना वाला। अब याद आया कि नहीं आया? ठीक है ना जी। अगला सवाल। अगला सवाल अगले कंटेस्टेंट के लिए हमारे साथ नवाजिश जी। नवाजिश बताएगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी है? कल्लात। दुरुस्त। जमीन की सतह को कितने बड़े आजमों में तकसीम किया जाता है? 7 बड़े ठीक है। बड़े पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? आजम। लाहौर। हज किस साल फर्ज हुआ? हज 6 हिजरी को। करेक्ट। आपसे पूछूं इन्हीं सवालों से आगे चल के बात थोड़ी सी। यस सर। कल्लात डिवीजन किस सूबे में वाक़ है? कल्लात डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान। ओए होए कुर्बान जाऊं, जरा सा आउट ऑफ कोर्स की बात पूछी जाए और ये बलूचिस्तान में भैया, ये बात है। खातिन हज़रात, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आजकल मुझ पर बहुत तनकीद होती है। मैं बाहर जाता हूँ, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे बताइए, इस मुल्क के इस मजहब के अलावा मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आती। खुदा के लिए कामरान और अली, तुमने कल मुझे बहुत कहा कि मैं बहुत मुश्किल सवाल करता हूँ, अब मैं आसान तरीन सवाल करके भी कर लेता हूँ। एक सवाल मैंने आपसे कर लिया जी, आपने उसका जवाब नहीं दे सके। मैं अगला सवाल आपसे बड़ी आसानी और बड़े सिंपल तरीके से आपको करता हूँ। ये बताइए, हॉकी के खेल में कितनी गेंदें इस्तेमाल होती हैं? 1। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। हॉकी के एक मैच में हॉकियां कितनी इस्तेमाल होती हैं? 11। और एक ही टीम खेलती है एक दूसरे के साथ, 2 टीम। तो फिर कितनी हॉकियां हुई? 22। गलत है सवाल, पर हो गया बिल्कुल। अगली अब मुझे कहिए खुदा के लिए। अच्छा ये बताइए, शटल कॉक किस स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है? शटल कॉक। बैडमिंटन। वेरी गुड। शटल कॉक के नाम पे एक खवातीन का मलबूस है, उसे क्या कहा जाता है? पास। शटल कॉक बुर्का। खैर, हमसे ये तो हो गया बिल्कुल। जी। और मेरे ख्याल में अगला हमने करना है बजर राउंड। बजर राउंड का मैं आपको ये बताऊं कि आपके सामने एक एक बजर है। सवाल पूरा सुनने के बाद अगर आपको जवाब आता है तो बजर दबाइए और सवाल का जवाब दीजिए। जी मदिया। पहला सवाल बताएगा कि हजरत मूसा को कितने मौजज़ात अता किए गए? सबसे पहले आपने दबाया 9। 9। वेरी गुड। अगला सवाल मैं करता हूं, जी, एक एक बिल्कुल, करके एक-एक लेते करके हैं। भैया, उन 9 मोजज़ात में से आप में से कौन शख्स है जो 2 मोजज़ात का आपने सबसे पहले दबाया? यद बैजा असा। यद बैजा और असा। असा का अजदहा। असा का अजदहा। ठीक है जी, बिल्कुल। ये बताइए, यद बैजा से क्या मुराद है? आप बताइए। बगल में हाथ डाल के तो फिर निकालते थे तो रोशनी पैदा। बहुत उम्दा। वो सफेद रंग का होता है। यद का मतलब हाथ, बैजा का मतलब सफेद। सफेद रोशनी। वेरी गुड। आप बताए रमजान की जो आज रोजा है, जो तारीख है, इसको क्यों अहमियत हासिल है? जी इससे हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई थी इस दिन। ठीक है। बताइएगा कि वो कौन सा कारोबार करती थी अगर कोई? जी बेटा। तजारत। बहुत उम्दा, बाकी तजारत करती थी। ये बताइए, आप में से एक बहुत बहुत मुअज़्ज़मा खातून है जिनका नाम है हज़रत आसिया, वो किसकी बीवी थी? फिरौन की। वेरी गुड, बहुत उम्दा बात। अब अगली बात में आपके एक सवाल और रह गया जिनका करने थे बजर राउंड में पता चल जाएगा कि कौन हमारा विनर है। अच्छा, आपसे सवाल ये है, और तीनों गौर से सुनिए, बिल्कुल गौर से सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में सबसे पहले कौन सी उम्मुल मोमिनीन आई? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। वेरी गुड। और एक आखिरी सवाल आपसे कर लूं, सरकार दो आलम के अक़्द में आने वाली वो बीबी कौन है कि जो करबला की मिट्टी की अमीन थी, सरकार ने उनको एक शीशी में करबला की मिट्टी दी थी? आप? हज़रत आयशा। नहीं, हजरत उम्मे सलमा। जी मेरे ख्याल में रिजल्ट हमें बताएंगी जैनब, हमारी जो है प्रोडक्शन टीम में से, उन्होंने सारा अकाउंट्स किए हैं। तो जैनब आप हमें बताएंगी ताकि हम किसी एक बच्चे को यहाँ पे बुलाएं जो कि इस इनाम का हकदार है। जी जी, मेरे ख्याल में जो आज के विनर हैं हाँ। वो हमारे पहले कंटेस्टेंट उधर खड़े हैं। आइए तशरीफ लाइए जी। एक दफा फिर से अपना नाम कैमरे की तरफ करके ऊंचा सा बताइए। नवाजिश रहमान फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ये लेना मगर ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में नहीं है, ये सियालकोट में है। मैं सही कह रहा हूँ? जलालपुर जट्टा गुजरात में है। गुजरात में ही है, तो फिर जलालपुर जट्टा में है। और ये बताइए, जलालपुर जट्टा कभी गई हैं? मैं कभी, मेरा जाना नहीं अच्छा, हुआ। पता है मुझे क्यों याद आ गया? जलालपुर जट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक दोस्त से, जिनका नाम था जनाब एजाज दुरानी साहब, बहुत बड़े अदाकार थे और मलिका तरन्नुम नूरजहां के शौहर थे। उनका ताल्लुक जलालपुर जट्टा से ही था, मुझे याद है बिल्कुल। और गुजरात ने बहुत सारे फनकार पैदा किए। 2 फनकारों का नाम बताओ, मान जाऊँ दोनों। गुजरात से पैदा होने वाले 2 बहुत बड़े फनकार, सबिया खानम, तसव्वुर खानम, निशो बेगम। बस करो जा। और इसके साथ ब्रेक में चले जाते हैं। बाकी की डांट हम बच्चों को देंगे इस ब्रेक में और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आगे हसरत में रहता हूँ बढ़ाएंगे। कि एक दिन नबीहा ये एनवेलप मुझे भी देगी। साथ रहिएगा।